नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार एक बार फिर से आपका एग्ज़ाम कार्ड में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इन दिनों हम लोग जीडी के पेपर डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस पेपर्स थे आपके वो डिस्कस किए जा रहे हैं। तो आज हम लोग 25 जनवरी का पेपर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो पहली शिफ्ट में हुआ था। तो इस पेपर का जो पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग इस पर आते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष शंकुधारी वनों में पाया जाता है। तो शंकुधारी वनों में पाए जाने वालों में अगर हम लोग देखें तो यहाँ जो ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कीकर, तो मेरे हिसाब से क्या, किताब के हिसाब से भी कीकर शंकुधारी वन किसी भी सूरत में नहीं है। यानी कि जो कीकर है वो किसी भी सूरत में शंकुधारी वन के अंतर्गत नहीं आता है। अब शंकुधारी यानी कि जो कीकर है, देखिए आप, कीकर क्या है, शुष्क क्षेत्र का है ना, शुष्क क्षेत्र। और चीड़ की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग सीडर भी कहते हैं, तो ये क्या हो गया, शंकुधारी हो गया, ये शंकुधारी क्षेत्र का है। उसी तरह अगर हम लोग सागवान को ले लें, है ना, ये पर्णपाती है, समझ में आया बेटा, ये पर्णपाती हो गया। अब हम लोग लेते हैं सुंदरी, सुंदरवन डेल्टा वाला, तो ये मैंग्रोव है। कौन सा है ये, मैंग्रोव। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने कीकर का, चीड़ का, सागवान और सुंदरी, तो कीकर जो है वो शुष्क क्षेत्र का है, चीड़ शंकुधारी का है, और सागवान पर्णपाती है, और सुंदरी मैंग्रोव का है। तो हमारा सही ऑप्शन यहां पर क्या हुआ, चीड़ हुआ। तो बेटा आप लोग क्या लगा क्या होंगे ऑप्शन जो भी है। तो यहां पर जो उत्तर आपका है वो क्वेश्चन नंबर 1 का 2 है, चीड़, यानी कि चीड़ शंकुधारी वनों में पाया जाता है। चीड़ ये कोनिकल शेप के होते हैं, नुकीली पत्तियां होती हैं, बर्फीली क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऊंची लंबाई होती है इनकी, और जैसे कि देवदार का वृक्ष है, चीड़ का है, ये सब। और इनके ऊपर जो बर्फ जम जाती है वो बर्फ नीचे की ओर खिसक जाए, इसलिए ये नुकीले होते हैं, कोनिकल होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो उत्तरी अमेरिका, डेनमार्क और ऊपर के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। हमारे यहाँ हिमालय के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं। कुछ साउथ की जो पहाड़ियाँ, यानी दक्कन की जो पहाड़ियाँ हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। और पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है, यानी कि जो असम, जो मेघालय का जो क्षेत्र है, उन पहाड़ियों पर, या फिर हम लोग ये मान के चलें कि जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है, उनकी पहाड़ियों पर भी कुछ इस तरीके के क्षेत्र, जो वन जो होते हैं वो पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर है वो है चीड़, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो 2 ऑप्शन है चीड़, वही सही आंसर है। किसी भी सूरत में अगर आप देखें तो किसी भी सूरत में कीकर, जो कीकर है वो सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर क्या है, चीड़। तो आप इस तरीके से ये आप उत्तर लगा सकते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है, सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है। तो सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से, तो सिंथेटिक हो गए उपयोग, और उपयोग से क्या होता है, मृदा का निम्नीकरण होता है। क्या होता है बेटा, मृदा का निम्नीकरण होता है, मिट्टी बेकार हो जाती है। आप इस तरीके से सिंथेटिक चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, एक फसल अच्छी ले सकते हैं, 2 फसल अच्छी ले सकते हैं, ज़्यादा हुआ तो तीसरी फसल भी आप अच्छी ले लेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे डेप्रिसिएशन, धीरे धीरे वो जो सॉइल है, वो जो मिट्टी है, वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी, बर्बाद होनी शुरू हो जाएगी। उसकी जो उर्वरकता है, जो वो उर्वरता भी एक तरीके से समाप्ति की ओर चली जाएगी। तो ऐसे में हम लोग देखें तो यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण दिखा हुआ है, ये भी ऐसा नहीं होता। स्वच्छ शुद्ध वातावरण बनता है, ये भी नहीं होता। मृदा के जैविक पदार्थों में वृद्धि होती है, तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि सिंथेटिक उर्वरक हमारी मिट्टी को और उसकी उपजाऊपन को पूरी तरीके से समाप्त करने का काम करते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 का उत्तर जो है वो मृदा का निम्नीकरण ही माना जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3, हैलोजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो हैलोजन और बाह्यतम कोश है ना, और पूछा क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग की बात कर रहे हैं। तो वो कितनी होगी बेटा, 7 होगी। अब आप देखिए यहां पर हमने क्या बनाया, न्यूक्लियस। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। इसके बाद में हम लोग एक और आंतरिक, इसमें कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं, फिर एक और होता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार बाहरी में कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं।
अब अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं वो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो बाहरी यानी कि कौन सा बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से जो बाह्यतम है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 होंगे। क्योंकि हम लोग यहां पर देखते हैं कि एक तरीके से आप देखिए कि हेलोजन का बाह्यतम कोश पूछा गया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर 7 होगी। इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका उत्तर 4, यानी कि जो 7 ऑप्शन है वही सही है। जो ऑप्शन 4 है इसका जो उत्तर है 7 वही सही आंसर माना जाएगा। अगला देखिए, भारत की यानी प्रश्न नंबर 4, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के कारण विलंबित हुई थी। तो भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना किसके कारण विलंबित हुई थी? तो यहां पर हम लोग देखते हैं केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। मैं 1992 की बात कर रहा हूं, 97 तक का जो देखिए, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये वो दौर था, ये एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता का दौर था। क्योंकि उस समय पर हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना हुई थी कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री, हमारे जो राजीव गांधी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनकी हत्या हुई थी श्रीपेरुम्बदूर में। तो उनकी हत्या के बाद में बहुत पूरा जो देश था पूरा एक तरीके से स्तब्ध था और ऐसी घटना हुई थी जो एक तरीके से उम्मीदों से परे, यानी कि एक प्रधानमंत्री की हत्या इस तरीके से होगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी जो इंटेलिजेंस थी, हमारी जो सुरक्षा तंत्र था, हमारा जो एक सिस्टम था वो किस लचर तरीके से काम करता था कि पूरा देश उस घटना से पूरी तरह से हिल चुका था। और ये वो दौर भी था जब हम देखते हैं कि मंदी का दौर चल रहा था। मंदी का दौर मतलब कि हमारी जो मुद्रा कोष था वो धीरे धीरे करके घटता जा रहा था, विदेशी जो हमारा जो कोष था वो पूरी तरह घटता जा रहा था, हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो भी खराब होती हुई चली जा रही थी। तो राजीव गांधी की मृत्यु के बाद अगले जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। कौन बने थे? पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव बने। अब पीवी नरसिम्हा राव, अब वो बेचारे क्या करते, पंचवर्षीय योजना ना चला के उन्होंने वार्षिक योजनाएं चलानी शुरू कर दी थी। तो फाइनली हम लोग देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जो थे बहुत ही अच्छी उनकी एक तरीके से उन्होंने अपना एक कहते हैं ना कि अपनी नीतियों को या योजनाओं को लागू करने की या क्रियान्वित करने की कोशिश की। इसमें उन्होंने तत्कालीन जो हमारे आरबीआई से रिटायर जो गवर्नर थे यानी कि मनमोहन सिंह, उनकी मदद ली। किसकी ली? डॉक्टर मनमोहन सिंह की, यानी कि मनमोहन सिंह जी की मदद ली गई थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मिलकर के मंदी के दौर से गुजरते हुए भारत को आर्थिक अस्थिरता को झेलने वाले भारत को उन्होंने मंदी से बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो दोनों के प्रयासों से ऐसा हुआ था। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कम कृषि उत्पादन, ये भी गलत, तकनीकी की कमी, ये भी गलत, वैश्विक निर्धनता में वृद्धि, ये भी ज़्यादा इसका वैश्विक का कोई हमारे देश पर ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं था। सबसे बड़ा इम्पैक्ट था कि केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता थी क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या की जा चुकी थी और फौरी तौर पे, सरसरी तौर पे, एकदम कहते हैं ना रैंडमली अगर किसी व्यक्ति को उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया या उससे कार्य लेने की उन्होंने कोशिश की तो ये जो कार्य में जो विलंब था उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका जो 2 ऑप्शन है, केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता, यही सही माना जाएगा। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 5, स्वातंत्र्योत्तर अवधि में 1952 में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो आप ये देखिए, स्वतंत्रता की अवधि के बाद यानी स्वतंत्रता के बाद 1952 में पहला व्यक्ति है ना, तो ये कौन है? खशावा जाधव है ना। इनको हम लोग केडी जाधव भी कहते हैं, इनको हम लोग केडी जाधव के नाम से भी जानते हैं। केडी जाधव कहते हैं कि बड़े दुबले पतले से थे, 5 फुट 5 इंच उनकी हाइट हुआ करती थी। हमारे यहाँ के जो फेडरेशन के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, फेडरेशन की जो काउंसिल्स हुआ करती थी, उन्होंने कुश्ती में इनको कई बार रिजेक्ट किया कि भाई इनका कद अच्छा नहीं है, दुबले पतले शरीर के हैं, ये क्या पहलवानी करेंगे, और जो विदेशी पहलवान हैं उनके आगे ये टिक नहीं पाएंगे। तो लिहाजा हम लोग देखते हैं कि ये जो घटनाएं उनके साथ हो रही थी, हालांकि भारत में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कई कुश्ती प्रतियोगिताओं को जीत चुके थे और ये माना जा रहा था कि उनको ओलंपिक में जाने के लिए भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ भी जो काउंसिल थी वो पूरी तरीके से यही कहने पे जुटी हुई थी कि भाई ये कैपेबल नहीं है, ये व्यक्ति जिता के कोई पदक लेके आएगा ही नहीं। लेकिन उन्होंने बार बार प्रयास किया और आखिरी प्रयास में बताते हैं कि उन्होंने बड़ोदरा वगैरह का कोई एक पहलवान था,
उसको भी चित किया। लिहाजा फाइनली फिर इनको जो हेलसिंकी में हमारे ओलंपिक खेल हुए थे वहां भेजा गया और खशाबा सिंह जाधव वहां से कांस्य पदक लेकर के आए थे। हालांकि वो चाहते तो रजत भी ले सकते थे, लेकिन बताते हैं कि प्रतियोगिताएं इतनी जल्दी जल्दी थी कि उनका शरीर पूरी तरीके से थक चुका था, तो लिहाजा जो भी था वो कांस्य पदक लेकर के आए थे खशाबा जाधव भारत के लिए। ये पहला पदक माना जाता है आज़ादी के बाद का। तो खशाबा जाधव जो कांस्य पदक लेकर के आए थे, उसके बाद बड़ा उनका स्वागत सत्कार किया गया था। तो देश में ये पहला पुरस्कार था जो इस तरीके से भारत के अंदर लाया गया था। अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, डैश में रहने वाली भील जाति जनजाति उत्तर और दक्कन के बीच पहाड़ी दर्रों को नियंत्रित करती थी। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात की भील जनजाति है, दक्कन के पहाड़ी दर्रे हैं और उनको नियंत्रित करती थी। कोई इन्होंने टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ है, कौन सी जनजाति, वर्तमान की कि पास्ट की या कब की। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिटिश काल का प्रश्न है और एनसीईआरटी भी यही कहती है कि इसका जो प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ये होगा कि भाई ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों, यानी कि जो एक पूर्वी घाट में रहने वाले और पश्चिमी घाट में रहने वाली जो भील जनजाति है, उन्होंने बताया जाता है कि दक्कन के बीच जो पहाड़ी दर्रे हैं उनको नियंत्रित कर रखा था, क्योंकि अंग्रेजों से उनको लुहा लेना था। अंग्रेजों की वजह से उनके चारागाह नष्ट हुए थे, शिकारगाह उनके नष्ट हुए थे, साथ ही साथ उनके जो कुटीर उद्योग चलते थे, चाहे वो तेंदुपत्ता कलेक्ट करने का, इकट्ठा करने का काम हो, या फिर शहद इकट्ठा करने का काम हो, या लकड़ी चुनने का काम हो, या अपने जानवरों को चराने का काम हो, तो इस तरीके की जो चीज़ें थी अंग्रेज़ों ने इन पर रोक लगा दी थी। तो लिहाजा इन आदिवासियों ने, भील जनजाति के लोगों ने एक तरीके से माना जाए कि आंदोलन किया और पूरे क्षेत्र को, पहाड़ी दर्रों को, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के दर्रों को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया, उन्होंने पूरी तरह कैप्चर कर लिया और फाइनली अंग्रेज़ों से लोहा लिया था। तो हमारा जो ऑप्शन है ये आप देखिए कि एक तरीके का आप देखिए कि यहां पर जो दे रहे हैं पश्चिमी घाट और ये, तो केवल ये दे रहे हैं कि पश्चिमी घाट का, ये जो दे रहा है इन्होंने क्या है इसका ऑप्शन, पश्चिमी घाट। तो यानी कि ये मान के चलिए कि जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है पूर्वी घाट से अलग, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यानी कि जो पश्चिमी घाट है हमारा, उसके जो क्षेत्र के जो लोग थे सबसे ज्यादा, जो पश्चिमी घाट के जो आदिवासी थे, भील थे, उन्होंने सबसे ज्यादा रिवॉल्ट में हिस्सा लिया था। हालांकि जो पश्चिमी रीजन था उसमें हम लोग मानते हैं कि पश्चिमी घाट के जो खासकर जो कोंकण से लेकर मालाबार तक का जो रीजन था, उसमें रहने वाली जो जनजातियां, भील जनजातियां थी, जो पूरी तरीके से मराठों से इन्फ्लुएंस थी, जो कई तरीके की और जनजातियां थी उनके साथ भी इन्फ्लुएंस थी। तो इन्होंने मिलकर के देखते हैं कि पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र था उसमें मिलकर के फिर ये इन्होंने अंग्रेजों के साथ लोहा लिया। और हम मानते हैं कि जो पूर्वी घाट के जो आदिवासी यानी जो भील थे, उन्होंने अपने जो कृषि उपकरण, जो कृषि की जो एक तरीके से कहते हैं ना कि टैक्सेशन की बात थी, उन्होंने सिर्फ उसी बात को लेकर के रिवॉल्ट किया था। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए, योजना का उद्देश्य परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के उपाय प्रदान करना है। यानी कि योजना आयोग का उद्देश्य, प्लानिंग कमीशन की, परलैंगिक व्यक्ति, आप जानते हैं परलैंगिक व्यक्ति किसको कहा जाता है? परलैंगिक व्यक्ति हम उनको कहते हैं जो एक तरीके से आप मान के चलिए ना तो वो पुरुषों में गिने जाते हैं और ना महिलाओं में गिने जाते हैं, है ना, यानी कि वो समलैंगिक तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उनको हम लोग गिनते हैं। तो परलैंगिक व्यक्ति, तो आप अंदाजा लगाइए कि इससे परलैंगिक व्यक्तियों के कल्याण हेतु, तो क्या वो उन्होंने जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का है ऑप्शन नंबर 4, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो ये जो फॉर्म है इसको उन्होंने, सरकार ने इसको सपोर्ट किया, यानी कि ये लोग जैसे हैं, जिस सूरत में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सरकार ने कहा है कि इनको ऐसे ही स्वीकार करना है, इनका हमें पुनर्वास करना है, इनको रोजगार देना है, इनको शिक्षा देनी है और इनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी मुहैया करानी है, क्योंकि इस टाइप के या इस स्तर के जो लोग होते हैं बीमारियों की चपेट में भी बड़ी आसानी से आ जाते हैं। और जो पारलैंगिक जो व्यक्ति होते हैं इनके बारे में कहा जाता है कि समाज में इनकी जो स्वीकारोक्ति होती है वो बहुत ही ना के बराबर है, नगण्य है। तो इस स्वीकारोक्ति को बढ़ाने के लिए सरकार ने इस तरीके की एक जो योजना है उसको एक तरीके से धरातल पर लाने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है यही सही आंसर है। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है हमारा। प्रश्न नंबर 8,
प्रश्न नंबर 8 देखिए, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो यहां पर देखते हैं कि हम लोग शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम, तो शीतकालीन वर्षा का कुल मात्रा को स्थानीय नाम पूछा है, तो आप देखिए इसको बोलते हैं महावत या महावट। महावट तो देखा होगा ना, माह की महावट, माघ, तो माघ की महावट माघ के महीने में चलती है, तो माघ महीने में ये महावट होती है, ये बारिश होती है, एक तरीके से चक्रवाती तूफान, चक्रवाती तूफानों की वजह से यह बारिश होती है। समझ में आ गया, चक्रवाती तूफानों की वजह से बारिश होती है। तो ऐसी जो बारिश है इसको महावट कहते हैं, क्योंकि ये माघ के महीने में होती है। खासकर जो माघ के महीने में जो महावट है, ये राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जो क्षेत्र हैं, खासकर हरियाणा वगैरह, दिल्ली वगैरह, इन क्षेत्रों में इसको महावट के नाम से ही जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 महावत। महावत की जगह आप टी लगा दें, टा कर दें, तो यही सही ऑप्शन हमारा माना जाएगा। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या कहता है ये। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी? तो यहां पर देखिए कि अनुच्छेद क्या है, अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 के तहत हम लोग मानते हैं कि महान्यायवादी यानी सॉलिसिटर जनरल की हम लोग नियुक्ति करते हैं। कौन करता है? महामहिम राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति समझ में आ गया बेटा? तो ये राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, और महान्यायवादी के बारे में बताया जाता है कि ये सुप्रीम कोर्ट में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य अधिवक्ता होता है। साथ ही साथ सरकार का मुख्य सलाहकार होता है ना? आप ये देखिए कि नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का मुख्य अधिवक्ता भी होता है, सरकार का मुख्य सलाहकार भी होता है। कौन होता है भैया? महान्यायवादी। तो महान्यायवादी की नियुक्ति अगर हम देखें तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। अगला हमारा जो प्रश्न है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से नहीं है? किससे नहीं बेटा? छत्तीसगढ़ से नहीं है। तो यहां पर हम लोग देखें, पंडबानी छत्तीसगढ़ का, पंथी छत्तीसगढ़ का, सैला छत्तीसगढ़ का, यानी ये तीनों के तीनों जो नृत्य हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? छत्तीसगढ़ से। अब ये रह गया भगोरिया। अब आप देखिए कि जो भगोरिया नृत्य है वो कहां से है? तो भगोरिया नृत्य के बारे में बताया जाता है कि ये मध्य प्रदेश, कहां के बेटा? मध्य प्रदेश के मालवा। कहां का? मध्य प्रदेश के मालवा। खासकर कहां पर? मालवा में भी कहां पर? धार। धार और कुछ कहते हैं झाबुआ, है ना? तो आप देखिए कि धार और झाबुआ क्षेत्र में ये भगोरिया नामक जो नृत्य है वो आयोजित किया जाता है। यह नृत्य को लोग बड़े पैमाने पर एक तरीके स्थानीय स्तर पर लोग करते हैं। तो अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 2018 में कुचिपुड़ी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता था? तो 2018 पूछा गया बेटा, कुचिपुड़ी पूछा गया है और संगीत नाटक अकादमी पूछा गया है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑप्शंस हैं। मादंबी सुब्रमण्यम नंबूदरी, राधा श्रीधर, पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री, मंजगप्पा जोगती, यानी कि मंजम्मा जोगती के बारे में बताया गया यहाँ पर। तो जो मिला है वो है पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री। पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री के बारे में बताया जाता है कि कुचिपुड़ी के लिए, यानी कि जो 2018 में इनको पशुमूर्ति रामलिंगम को शास्त्रीय संगीत के लिए, तो इनके बारे में बताया जाता है कि ये हैदराबाद, कहां पर? हैदराबाद विश्वविद्यालय में क्या भरतनाट्यम सिखाते हैं। अब देखिए कुचिपुड़ी के लिए मिला है, लेकिन बच्चों को क्या सिखाते हैं? ये
भरतनाट्यम सिखाते हैं। तो ये एक प्रोफेसर हैं जो अपना जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी है उसके अंदर बच्चों को भरतनाट्यम सिखाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या है? 3 का क्या है? पशुमूर्ति रामलिंगम शास्त्री। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी सूचियां हैं? 12। ठीक है, 470 अनुच्छेद हो गए, 25 भाग हो गए और 12 अनुसूचियां हो गई। समझ में आ गया? जब संविधान बना था तब उस समय कितनी थी? ये 18 है ना। इसके अनुसूचियां 8 थी। कितनी थी इसमें? 8 अनुसूचियां थी। ये देखिए आप, तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। और जब संविधान बन रहा था उस वक्त कितनी थी? 8 अनुसूचियां थी। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका उत्तर क्या हुआ? 12। तो ये मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन नंबर 12 इसका ऑप्शन 1 यानी 12 इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की दूरी, यानी कि फुटबॉल के खेल में गोल पोस्ट के बीच की, यानी कि गोल पोस्ट के बीच की दूरी कितनी होती बेटा? 7.32 मीटर। और फिर दूसरा है हमारा कि जबकि क्रॉस बार के निचले किनारे से मैदान तक की दूरी, तो क्रॉस बार के निचले की दूरी कितनी होती है? 2.44 मीटर। 2.44 मीटर, यानी कि जो हमारा आंसर है इसका वो क्वेश्चन नंबर 13 का 4, क्वेश्चन नंबर 13 का 4 जो ऑप्शन है यही ऑप्शन फिर ये सही है। अगला हम लोग अपने प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 14। गोची उत्सव, देखिए कौन सा है उत्सव? है गोची उत्सव मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहां पर देखते हैं हम लोग, गोची उत्सव है किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। इसके बारे में बड़ा रोचक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो गोची उत्सव है ये गोची आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। मैं इनको आदिवासी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ट्राइबल क्लेन को बिलोंग करते हैं। तो इसलिए एक जो समुदाय है हमारा जो हिमाचल प्रदेश का, वो गोची उत्सव मनाता है। अब ये उत्सव क्यों मनाता है तो मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूं। तो ये उत्सव भाई इसलिए मनाते हैं कि जिनके घर में पुत्र पैदा होता है वो इस उत्सव को मनाते हैं। यानी कि ऐसे पुरुष जिनका विवाह हो चुका है, जिनके घर में पुत्र पैदा हुआ है, ये वही सिर्फ इस उत्सव को मनाएंगे। तो जब ये उत्सव मनाया जाता है तो उसमें एक आटे का बकरा बनाया जाता है और पुरोहित को भेंट किया जाता है। फिर खाना पीना होता है, नाच गाना होता है और लोग विशेष यानी बधाइयाँ देने के लिए आते हैं। और जो पुरोहित होते हैं घर आकर के फिर से विश देते हैं कि भाई आपके यहाँ और बेटे पैदा हों। ठीक है, तो यानी कि ये जो रिचुअल है गोची, जो एक तरीके से उत्सव है, ये गोची उत्सव पुत्र प्राप्ति के लिए है। अब आप देखिए कि जहाँ बेटे बेटियों को हम लोग एक तरीके से एक आम विचारधारा के तौर पे देखें तो हम लिंग भेद की बात ही नहीं करते हैं। आज बेटे भी वही काम कर रहे हैं, बेटियां भी वही काम कर रहे हैं। बेटियां भी अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, बेटियां भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी हैं, बेटियां भी IAS PCS हैं, बेटियां भी बहुत बड़े बड़े कार्य कर रही हैं। तो लिहाजा हम इस चीज़ को क्यों आगे वरीयता दें या आगे बढ़ाएं कि बेटियों को आगे ना ला करके बेटों के लिए ये त्यौहार, ये उत्सव मनाया जाता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये आदिवासी आज भी अपनी प्राचीन परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो रिचुअल है यानी कि जो मुख्य गोची उत्सव है, ये गोची उत्सव आदिवासी समूह गौची के जरिए मनाया जाता है। गौची के लोग मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? पुत्र प्राप्ति के लिए। अब बताइए, पुत्र प्राप्ति के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है, विज्ञान यहाँ फेल हो गया, जबकि हम सब जानते हैं कि पुत्र प्राप्ति के लिए पुरुष ही जिम्मेदार होता है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम होता है सिर्फ पुरुष में ही होता है। जब वाई क्रोमोसोम महिला के एक्स से मिलेगा तब जाकर के वो पुत्र प्राप्ति होगी। लेकिन ये पुरोहित जी आते हैं और पुत्र प्राप्ति का वरदान दे करके जाते हैं, और अगर खुदा न खास्ता लड़का हो भी जाता है तो ये गोची उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15।
प्रश्न नंबर हमारा जो 15 है वो क्या कहता है, देखिए, अगस्त 2022 में की गई घोषणा के अनुसार यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त कौन हैं? तो देखिए कि अगले उच्चायुक्त की अगर हम बात करें तो विक्रम दोरईस्वामी हैं। विक्रम दोरईस्वामी के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में प्रवेश करने से पहले, राजनीति में प्रवेश करने से पहले ये एक वर्ष के लिए पत्रकार रहे थे। कितने वर्ष के लिए? एक वर्ष के लिए पत्रकार रहे। और इनके बारे में कहा जाता है कि विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं। अब विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं, यही वजह है कि भारत सरकार ने इन्हें यूनाइटेड किंगडम का अगला उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये देखिए आ गया। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। तो पूर्ण रूप से अगर किसी के स्वामित्व में है तो वो है भारत सरकार। ये जो नाबार्ड है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास जो बैंक है, वो आखिर करता क्या है? तो ये बैंक जो वो ये करता है कि जो भी सीमांत किसान हैं या बहुत ही ज़रूरतमंद जो शिल्पकार हैं या उद्योगों को, जो छोटे लघु उद्योगों को विकसित करना है या उनको क्रियान्वित करना है, तो ऐसे लोगों को सस्ती कीमत पर ये ऋण उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। क्या उपलब्ध कराते हैं? ऋण उपलब्ध कराते हैं, कर्जा उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। और इस पर पूरा जो स्वामित्व है वो किसका है बेटा? भारत सरकार का है। किसका स्वामित्व है? भारत सरकार का है। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में आपको अब बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17। ओके, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितने मिनट लगते हैं? तो भाई कितने मिनट लगते हैं? 8 मिनट का इन्होंने ऑप्शन दे रखा है। कितने का दे रखा है? 8 मिनट का। तो यहां पर देखिए 8 मिनट 3 सेकेंड का है ना। कितना लगता है? 8 मिनट 3 सेकेंड का लगता है। 14 करोड़ से भी 14 करोड़ जो हमारा एक तरीके से किलोमीटर की जो दूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा दूर है सूर्य का जो प्रकाश जो पृथ्वी तक आने में, एक तरीके से पहुंचने में जो समय पूछा जा रहा है, तो वो कितना समय लग रहा है इसमें? 8 मिनट 3 सेकेंड का यहां पर समय लग रहा है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित 4 में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित है? तो यहां पर देखिए स्तनपायी के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में हो रही है? स्तनपायी के। तो एक समूह बना रहे हैं। तो स्तनपायी अगर के जो बात करें तो देखिए प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स, कंगारू, ये सब क्या हैं? ये स्तनपायी हैं। ठीक है, ये स्तनपायी हो गए आपके। ठीक है, अब ये आ गया पेंगुइन। पेंगुइन क्या करते हैं? अंडे देते हैं। ये क्या करते हैं? अंडे देते हैं। तो पेंगुइन जो होते हैं वो अंडे देते हैं। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन स्तनपायी समूह में नहीं है? तो नहीं वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया? पेंगुइन नहीं है, क्योंकि पेंगुइन अंडे देते हैं और प्लेटिपस, फ्लाइंग फॉक्स और कंगारू ये क्या होते हैं? ये स्तनधारी होते हैं, यानी कि अपने बच्चों को ये दूध पिलाने का काम करते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए अब क्या है, प्रश्न नंबर 19। प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता है। तो प्राचीन काल में नदी के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में किस नदी के? तो वो है गंगा। अब एक बार
इससे पहले 2017 या 18 के आसपास की बात है, एक परीक्षा हुई थी, उसमें मे भी शायद JRF यहाँ के नेट की जो परीक्षा बोली जाती है, नेट की परीक्षा हुई थी, उसमें भी एक ही प्रश्न आया था कि जो गंगा नदी है वो पाटलिपुत्र की किस दिशा से होकर बहती है, तो वो उत्तर दिशा से होकर के बहती है। तो यहाँ पर जो गंगा नदी की बात हो रही है, तो प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण के क्षेत्र को हम क्या कहते थे? मगध कहते थे। क्या कहते थे? मगध। यानी कि मगध जो साम्राज्य है वो गंगा नदी के तट के पास ही स्थित था, यानी कि दक्षिण के क्षेत्र, यानी उत्तर के क्षेत्र में, दक्षिण में मगध साम्राज्य आता था। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि मगध साम्राज्य, हम सब जानते हैं कि एक विशाल साम्राज्य था जहां पर हर्यक वंश ने भी एक लंबा शासन चलाया था और अजातशत्रु वहां के महान शासकों में गिने जाते थे। उसी प्रकार से फिर हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की यहीं पर एक तरीके से आधारशिला रखी थी, या फिर नंद वंश के तौर पर भी देखें तो नंद जो शासक थे ये लोग भी इसी मगध साम्राज्य से जुड़े हुए थे। तो महान मौर्यों की जो एक तरीके से कर्म स्थली थी वो यही मगध साम्राज्य था। तो हर्यक वंश को ले लें और नंद वंश को ले लें और मौर्य वंश को ले लें, इन सब की जो कर्म स्थली थी वो क्या था? मगध का जो क्षेत्र था। अगला हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए, किस राजनीतिक नेता ने जून 2022 में त्रिपुरा में जुबराज नगर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव जीता है? तो अब देखिए किसने जीता है, तो वह मलिना देवनाथ। किसने जीता है? मलिना देवनाथ ने जीता है। ये किसके नेता है? बीजेपी, ये बीजेपी से हैं और इन्होंने उपचुनाव में किसको हराया? शैलेंद्र दास को। किसको हराया? शैलेंद्र दास को। तो आप ये देखिए कि इन्होंने शैलेंद्र दास जी से ये चुनाव जीता है और जीतने वाली कौन है? मलिना देवनाथ हैं। तो मलिना देवनाथ ने ये जो चुनाव था वो बाकायदा शैलेंद्र दास से ये जीत लिया था। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ कि एक तरीके से जो राजनीतिक स्तर की जो मैंने अभी बात की थी, जुबराज नगर से मैंने आपको बताई थी, उपचुनाव जीत लिया था। अब हम लोग एक किताब है, अब हमारी जो एक पुस्तक है मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं, जो एग्ज़ाम कार्ड ने आपके लिए बेहद मेहनत के साथ, हमारे जितने भी जो हमारे विशेषज्ञ हैं उन्होंने एक पुस्तक आपके लिए लॉन्च की है। ये पुस्तक SSC कांस्टेबल के लिए है और इसके बारे में बताया जाता है कि ये पुस्तक काफ़ी अच्छी है और इसमें 20 मॉक पेपर, यानी कि कितने? 20 मॉक पेपर्स हैं और 12 मॉडल्स पेपर हैं। और 2023 आप समझ ही रहे होंगे कि जो हम आपको आजकल ये जो पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, इनका जो कंटेंट बता रहे हैं, इनकी जो हम एक तरीके से रूपरेखाएं बता रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं, तो अगर आप जो PDF के माध्यम से इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं या हमारे ई-पोर्टल से अगर आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, तो इन सभी चीज़ों को हमने, इन प्रश्नों को हमने हमारे विद्वानों की तरफ से ये इस किताब के अंदर शामिल किया है। ये किताब अगले कुछ 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये बाजार में उपलब्ध हो जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आपके लिए बहुत कारगर होने वाली है। तो इस किताब को आप लें। हर प्रश्न को हमने QR कोड से लिंक किया हुआ है। QR कोड को जब आप स्कैन करेंगे तो आप सटीक व्याख्या को वहाँ जा करके पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे और अपने प्रश्नों के उत्तर आराम से पा सकेंगे। तो यहाँ मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में आकर के ज़रूर बताएं कि आपको और किस तरीके की सामग्री पसंद है या आप और हमसे क्या चाहते हैं। तो यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू।